नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में हमने क्या किया, कितना लक्ष्य प्राप्त किया, कहां चुनौती रही और कहां उम्मीद से ज्यादा अच्छा परिणाम आया। इसके साथ ही 2026 में क्या लक्ष्य है, कितना रोजगार, कितना व्यापार, कितनी महंगाई और कितनी विकास दर होगी, ये सब हकीकत से पहले जिन कागजों पर उकेरा जाता है उसे ही आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। यानी बीते साल का लेखा जोखा और आगामी वर्ष की प्लानिंग। तो क्या जिस हिंदुस्तान में बाकायदा आर्थिक अर्थव्यवस्था दुनिया से बेहतरीन चल रही है, क्या दुनिया में जंग की आहट के बीच में भी वो उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेगी? क्या वाकई में जो दुनिया अस्थिर हो रही है, क्या उसका स्थिर केंद्र बिंदु भारत बन रहा है? और क्या आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि अमेरिका का टैरिफ हो या फिर रूस यूक्रेन की जंग, भारत की अर्थव्यवस्था पर किसी का असर नहीं? क्या आर्थिक सर्वेक्षण मोदी सरकार की नीतियों का दर्पण है या फिर आगामी वक्त का अलार्म? आज हम आपको बताने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, कैसे तैयार होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं और इसका बजट से क्या लेना देना होता है। क्योंकि आज पेश हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2026, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। चलिए शुरुआत करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। इसका अर्थ क्या होता है? एक वाक्य में अगर इसको समझना हो तो आपको इसको कैसे समझा सकते हैं, हमने एक वाक्य में इसे आपको समझाने की कोशिश की। जरा देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब क्या है? बीते साल का लेखा जोखा और आगामी साल का लक्ष्य और सुझाव। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बीते साल में हमने क्या किया, क्या हासिल किया और आगामी साल के लिए हम क्या हासिल करना चाहते हैं और उसको हासिल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जिस डॉक्यूमेंट के अंदर यह मौजूद होता है उसे ही आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। इसका इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि केंद्र ने पहली बार इकोनॉमिकल सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश हुआ। यूनियन बजट के साथ इसको पेश किया गया था। बाद में 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया। यह बजट सेशन से पहले अलग से पेश किया जाने लगा। इसे वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स की इकोनॉमिक्स डिवीजन तैयार करती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से इसकी देखरेख की जाती है और मौजूदा समय में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सर्वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आता है। 300-400 पेज के आसपास का ये डिटेल डॉक्यूमेंट चार्ट, ग्राफ और डेटा से पूरे तरीके से भरा होता है और इसलिए इसको आसान भाषा में, कॉमन मैन की भाषा में समझाना हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जरा समझिए कैसे तैयार किया जाता है आर्थिक सर्वे। आर्थिक सर्वे की तैयारी साल भर चलती है। ऐसा नहीं है कि बजट आने वाला उससे 2-4-10 दिन पहले ही इसको तैयार किया जाता है। यह साल भर चलने वाली प्रोसेस है। सरकार के अलग अलग विभाग जिनमें आरबीआई, एनएसएसओ, सीएमआईई ये ऐसे संस्थान हैं जो डेटा कलेक्ट करके सीईए और उनकी टीम को देते हैं और वो इसका विश्लेषण करती है। इसमें पिछले एक साल की उपलब्धियों, चुनौतियों, ग्लोबल प्रभाव, भारत की ताकत पर फोकस रहता है। सर्वे के 2 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में ओवरव्यू होता है, यानी कि ओवरऑल क्या चल रहा है, और दूसरा हिस्सा सेक्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस का होता है जिसमें हर सेक्टर के साथ समझाया जाता है कि उस सेक्टर के सामने चुनौती क्या रही, उसमें कितने लक्ष्यों को हासिल किया गया, आगामी साल में उस सेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं। और इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण को जो घटक प्रभावित करते हैं वो मोटे तौर पर 7 घटक हैं जिनका सीधा इंपैक्ट इस पर आता है। एक एक करके उन घटक को आपको समझाएंगे और उसके साथ आपको बताएंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। जरा इन घटक को समझिए जिसका सीधा असर आर्थिक सर्वेक्षण पर पड़ता है या जिनको समझकर ही आर्थिक सर्वेक्षण तैयार होता है। इसमें सबसे पहला महंगाई, दूसरा है जीडीपी, तीसरा है रोजगार,
चौथा खेती किसानी, पांचवा सरकारी कर्ज, छठा विदेशी मुद्रा भंडार और सातवां है एक्सपोर्ट। ये 7 घटक हैं जिनके ऊपर आर्थिक सर्वेक्षण आधारित होता है, या कहिए कि इन सातों को मिलाकर, इन सातों सेक्टर के डिटेल एनालिसिस के साथ आर्थिक सर्वेक्षण तैयार होता है। इसलिए शुरुआत करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण की महंगाई के आंकड़े क्या हैं, क्योंकि महंगाई को लेकर हमेशा सियासत होती है और कॉमन मैन के लिए भी यह महत्वपूर्ण होता है कि भाई महंगाई बढ़ने वाली है, घटने वाली है, आर्थिक सर्वे क्या कह रहा है। आरबीआई और आईएमएफ ने अनुमान जताया कि आने वाले साल में महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ सकती है। यह 4% के तय लक्ष्य ±2% के दायरे में रह सकती है। खरीफ की अच्छी पैदावार और रबी की बेहतर बुआई को देखते हुए दिसंबर 2025 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई दर का अनुमान 2.6% से घटाकर 2% कर दिया था। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली और दूसरी तिमाही यानी कि Q1 और Q2 में महंगाई दर 3.9% और 4% तक रह सकती है, लेकिन 2026 में ये 2.6 से 2.2 के आसपास रह सकती है, जो एक दौर में महंगाई दर 2 दहाई के आंकड़े में होती थी, यानी कि 10 से ज्यादा हुआ करती थी। वो आज 2.6 से 2.4 के आसपास है। हालांकि 2027 का जो आंकलन है वो 4% तक इसको लेकर जाता है। लेकिन बीते 5 सालों में महंगाई दर किस तरीके से बढ़ी या किस तरीके से घटी है, इसका एक डाटा आपको दे रहे हैं। उस डाटा पर जरा गौर फरमाइए और देखिए। 2021-22 में 5.5% देश के अंदर महंगाई थी। 2022-23 में 6.7%, 2023-24 में 5.4%, 2024-25 में 4.6% और 2025-26 में 4.3%। 26-27 के लिए जो कहा गया है वो लगभग 3 से नीचे का ही डाटा दिया गया, यानी कि महंगाई धीरे धीरे कम होती चली गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी के आंकड़े भी पेश किए गए। सर्वे में अनुमान जताया गया है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है। वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और अस्थिरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। सर्वे के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में सरकार विकास दर 7.4% के आसपास रखने का अनुमान जता रहा है, जो आरबीआई के 7.3% के अनुमान से भी ज्यादा है। और सोचिए, इस फाइनेंशियल ईयर में तो भारत के सामने चुनौती ही चुनौती थी। एक तरफ टैरिफ, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन वॉर, तीसरी तरफ चाइना की मोनोपोली और उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर। बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी रही और बीते 5 सालों में जीडीपी भारत की बेहतरीन रही है। जरा एक बार आंकड़े पर नजर डालते हैं। देखिए, बीते 5 सालों में जो भारत की जीडीपी है वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर चुकी है। 2021-22 कोरोना के तुरंत बाद 8.7%, 2022-23 में 7.2%, 2023-24 में 8.2%, 2024-25 में 6.5%, 2025-26 का जो अनुमान था 7.3 से 7.4%, और इस बार भी अनुमान ऐसा ही है। यानी कि वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है उससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे निकल चुकी है, या यूं कहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था डोमेस्टिक आधारित हो चुकी है। लेकिन अगर सच में भारत की अर्थव्यवस्था डोमेस्टिक आधारित हो चली है तो फिर नौकरी के आंकड़े, रोजगार के आंकड़े बेहतरीन होने चाहिए। क्या वाकई में देश के अंदर बेरोजगारी दर जो आंकड़ों में काफी कम है, क्या हकीकत में कम है? आर्थिक सर्वे इसको लेकर क्या कह रहा है? क्या वाकई में वो इसको सपोर्ट करते हुए बता रहा है कि 2027 में भारत के अंदर बेरोजगारी और कम होगी और रोजगार के अवसर और पैदा होंगे? आर्थिक सर्वे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कुल 56.2 करोड़ लोग रोजगार से जुड़े। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही Q1 के मुकाबले दूसरी तिमाही Q2 के अंदर करीब 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई। टैक्स सुधार, नियमों के सरलीकरण और राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों की वजह से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में भर्तियां हुई।
गिग वर्क भी कमाई का बड़ा जरिया बनकर उभरा है। सरकार ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जहां सारा डेटा एक जगह होगा ताकि आसानी से उपलब्ध हो सके। कंपनियों की जरूरत और युवाओं की स्किल के बीच का गैप कम करना होगा और इसके लिए स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग देने का सुझाव आर्थिक सर्वे के अंदर दिया गया है। यानी कि कहा गया है कि अच्छा खासा रोजगार सर्जित हुआ है और इस साल के लिए भी अच्छे खासे रोजगार की उम्मीदें हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ बीते साल के मुकाबले कम हुई है, लेकिन क्या 2026-27 के अंदर वापस वो बढ़ेगी? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के साथ देश के रोजगार का एक बड़ा हिस्सा खेती किसानी से आता है। तो क्या खेती किसानी को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण काफी हद तक सकारात्मक है या एक अलार्म की घंटी बजा रहा है? जरा इन आंकड़ों पर भी गौर फरमाइए, क्योंकि देश की आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। आर्थिक सर्वे में एग्रीकल्चर ग्रोथ पर जोर दिया गया है। वित्त वर्ष 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1 रहने की उम्मीद है, जो यकीनन कम है। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2024-25 में अनाज की पैदावार 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिससे महंगाई को काबू रखने में काफी हद तक मदद मिली। सरकार का फोकस अब केवल पैदावार बढ़ाने पर नहीं, बल्कि किसानों की आय सुरक्षित करने और बेहतरीन स्टोरेज सुविधाओं पर है। दुनिया भर में जारी ट्रेड वॉर के बीच भारत अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि एक देश पर निर्भरता ना हो। और यहां सीधे तौर पर इशारा ट्रंप की तरफ है, अमेरिका की तरफ है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत एग्रो सेक्टर के अंदर ट्रेड डील को साइन करे उस नजरिए से जो अमेरिका चाहता है और उसमें अमेरिकन एग्रो सेक्टर को भारत के अंदर ओपन करे। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसका थोड़ा इंपैक्ट एग्रो सेक्टर पर जरूर है, लेकिन दूरगामी परिणाम इसके ये होंगे कि भारत का एग्रो सेक्टर इंटरनेशनल बाजार में डाइवर्सिफाई हो, वो किसी एक देश पर आधारित नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसमें एक देश की अर्थव्यवस्था का आकलन इस पर भी होता है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार कितना है और उस पर कर्ज कितना है। आर्थिक सर्वेक्षण में विदेशी मुद्रा भंडार के जो आंकड़े पेश हुए हैं वो भारतीयों के लिए सुकून भरे हैं, क्योंकि दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2023-24 में जो 668 बिलियन डॉलर था, ये 2024-25 में बढ़कर 701 बिलियन डॉलर पहुंच गया। और ये भंडार जितना भरा होगा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया उतना ही मजबूत होगा। अब बहुत से सवाल कर सकते हैं कि भाई अगर वाकई में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है तो डॉलर का प्राइस रुपए के मुकाबले में इतना ज्यादा कैसे हो गया, क्यों 90+ चला गया? दरअसल ये डॉलर की मोनोपोली को चेंज करने के लिए ब्रिक्स और इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करें। और इसका एक और बड़ा कारण है, इसका बड़ा कारण यह है कि जो डॉलर के अगेंस्ट बॉन्ड तमाम देशों ने अपने पास रखे हुए थे वो सब अब वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं और इसलिए करंट सिचुएशन में डॉलर के प्राइस हाइक हो रहे हैं। लेकिन इस हाइक के साथ एक बड़ा क्रैश यकीनन जल्द डॉलर में नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर का डी-डॉलराइजेशन होगा वैसे वैसे रुपया मजबूत होता चला गया, क्योंकि हमारा जो वैश्विक मुद्रा भंडार है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में एक्सपोर्ट के आंकड़े भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जरा देखिए, दुनिया भर के व्यापार में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का कुल एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2025 में 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और यह रफ्तार वित्त वर्ष 2026 में भी जारी रहने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने कहा कि अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद 50% यानी 50 में से 25% है इसमें रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% है इसमें पेनल्टी टैरिफ। इतना लगने के बावजूद भारत का सामानों का एक्सपोर्ट अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ है, उल्टा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इसके अलावा जरा सोचिए सर्विस एक्सपोर्ट में, सर्विस सेक्टर में
6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने अपनी रणनीति को बदला है। सर्वे में बताया गया कि भारत ने यूरोपियन संघ के साथ ट्रेड डील फाइनल की है, जिसे आपको ध्यान होगा हाल ही में मदर ऑफ ट्रेड डील कहा गया था, यू के साथ जो सिग्नेचर हुई। इसके अलावा पिछले एक साल में ब्रिटेन हो, न्यूजीलैंड हो, यहां तक कि ओमान हो, उनके साथ भी व्यापारिक समझौते किए गए और इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को एक नया बाजार मिल गया है। और वैसे भी एक पर डिपेंडेंसी होने से ज्यादा बेहतर है कि 50 के साथ डील की जाए, 50 के साथ ट्रेड किया जाए, क्योंकि वहां एक दो के दूर होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी पॉलिसी पर भारत इस वक्त चल रहा है। और इसीलिए जो सरकारी कर्ज है, क्या वो सरकारी कर्ज बढ़ रहा है या सरकारी कर्ज कम हो रहा है, और इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि बजट का मतलब होता है 1 रुपए का आना और 1 रुपए का जाना। इन सबके बीच में जिसे हम घाटे का बजट कहते हैं, उसमें सरकारी कर्ज फंसता है। क्योंकि जो घाटे का बजट होता है उसकी भरपाई के लिए सरकार लोन लेती है, यानी कि कर्जा लेती है, और फिर आपका जो रुपया है जो देश में इस्तेमाल होना चाहिए, वो रुपया उस कर्जे के ब्याज के तौर पर वापस चला जाता है। इसलिए अगर सरकारी कर्ज बढ़ता जाएगा तो डेवलपमेंट कम होती जाएगी। हालांकि दूसरा नजरिया इसमें भी है कि डेवलपमेंट के लिए कर्ज लिया जाता है। मसलन जैसे आप भी अगर मकान बना रहे हैं तो आपके पास यकीनन 80 लाख 1 करोड़ ना हो तो आप क्या करते हैं? आप 1 लाख रुपए की सैलरी पर 60-70 हजार का लोन लेते हैं, 60-70 लाख का लोन लेते हैं और 50 हजार की EMI देते हैं। इससे दरअसल एसेट्स क्रिएट होते हैं। तो सरकारी कर्ज को समझने और उसको नापने के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। फिर भी आर्थिक सर्वेक्षण क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि सरकार अपनी कमाई से ज्यादा जो खर्च करती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। घाटा कम होने का मतलब है मजबूत इकोनॉमी और कम महंगाई। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य तय करने से पहले ही हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2025 में यह सरकारी कर्ज जीडीपी का 4.8% रहा, जबकि सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% का लक्ष्य रखा है, यानी कि 0.4% की कमी का लक्ष्य रखा गया। और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, यह छोटा आंकड़ा नहीं है। और अब आपको एक मोटे तौर पर बताते हैं कि राजकोषीय घाटा कैसे कम हुआ या कितना कम अभी तक हो चुका है, क्योंकि यह जितना कम होगा भारत की या कहें कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर उतनी मजबूत होगी। 2025-26 के अंदर लक्ष्य जो था वो 4.4% था, 2024-25 के अंदर 4.8%, 2023-24 में 5.8%, 2022-23 में 6.4%, 2021-22 में 6.71%। आप जरा सोचिए, बीते 5 साल के अंदर मोटे तौर पर देखें तो 2.3% की कमी आई है, और यह कमी काफी ज्यादा है। और इसीलिए पूरी रफ्तार में रिफॉर्म एक्सप्रेस प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है, स्पष्ट कहा है। उन्होंने कहा कि संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे को भारत की मजबूत आर्थिक नींव और सुधारों की स्पष्ट तस्वीर के तौर पर देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सर्वे वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, व्यापारिक जोखिमों और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बावजूद भारत की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आर्थिक सर्वे भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति को दिखाता है। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। क्या वाकई में आगे बढ़ रही है? और क्या पूरे तरीके से स्थिर है? हमने जो वर्तमान जीडीपी का आंकड़ा है, जो वैश्विक मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी है, जो कर्जे में कमी है, उन सबके बीच में आर्थिक सर्वे के बीच में जो दर्शाया गया, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था को एक वाक्य में समेटने की कोशिश की। और वो दरअसल क्या है, देखिए जरा, वो है भारत वर्तमान में वैश्विक अस्थिरताओं में स्थिरता का केंद्र बिंदु। क्योंकि आप सोचिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, पूरी दुनिया के अंदर अस्थिरता है, लेकिन भारत न सिर्फ स्थिर है बल्कि स्थिरता का केंद्र बिंदु। और इसलिए जब ईयू यहां आता है तो वो भारत को उस वैश्विक नजरिए में वैश्विक केंद्र बिंदु के तौर पर बताता है, जहां युद्ध नहीं बुद्ध की भूमि,
जहां व्यापारिक दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट, जहां भारत टैरिफ के साथ दबता नहीं है बल्कि टैरिफ के अगेंस्ट मजबूती से खड़ा होता है। और आर्थिक सर्वेक्षण ने यह बता दिया कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर में अभी बहुत से रंग भरे जाने बाकी हैं। वो रंग जो न सिर्फ वैश्विक मुद्रा भंडार को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा, भारत के एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करेगा, दुनिया में यूनिकॉर्न्स को और ज्यादा स्थापित करेगा, इसके साथ साथ सरकारी कर्जे को कम करते हुए बाकी योजनाओं पर और ज्यादा खर्च होगा, ताकि भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, खेती किसानी को मजबूत कर सके, युवाओं को रोजगार के साथ उद्योग के साथ कनेक्ट कर सके। और जो दर्पण आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में नजर आया, बजट को जरा देखिएगा, उसमें इसका एक और दर्पण नजर आएगा जो फिर जमीन पर पूरे तरीके से मूर्त रूप लेता नजर आएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।